नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूनेस्को के बारे में पढ़ेंगे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो कि पूरे विश्व में जितने भी सांस्कृतिक विरासत स्थल हैं उनको संरक्षण करने का काम करता है, जो कि हमेशा हाईलाइट रहता है। आप देखें, भारत में ढेर सारे प्लेसों को संरक्षित किया है, रख रखाव कर रहा है और बहुत सारे प्लेस नॉमिनेट किए गए हैं। और जिन प्लेसों को यूनेस्को के द्वारा संरक्षित किया गया है उसमें टूरिज्म बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलता है। तो यूनेस्को क्या है, कैसे काम करता है, कब गठन हुआ है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। यूनेस्को का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म देखना है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है यूनेस्को का फुल फॉर्म है, जिसमें आप देखेंगे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या ये जो संस्था है रेगुलेट की जाती है, संचालित की जाती है, इसलिए यूएन शब्द पहले लगा हुआ है। फिर उसके बाद कौन कौन से सेक्टर में काम करता है, वो 3 सेक्टर या 3 शब्द हैं। आप ई से एजुकेशनल है, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उस पर ये यूनेस्को काम करता है। अब आप सोचेंगे एजुकेशन में क्या, तो एजुकेशन में बहुत सारी विधियाँ, बहुत सारी पद्धतियाँ, बहुत सारी बुक्स और इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारे टीचर्स को भी यूनेस्को जो है संरक्षण देता है। तो एजुकेशन में जो आगे बढ़ाने के लिए, जो फ्यूचर भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, भविष्य में काम आने वाली चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों का रख रखाव करने का जिम्मा यूनेस्को का है। उसके बाद साइंटिफिक, आपका जो रिसर्च से रिलेटेड हैं, आपके विज्ञान से बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, उन सब का भी रख रखाव, संरक्षण, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने का काम यूनेस्को करता है। उसके बाद आप देखेंगे कल्चरल, तीसरा शब्द है, तो संस्कृति, सांस्कृतिक विरासतें और जो वर्तमान में जो हमारी संस्कृति है उसको आगे ले जाने के लिए यूनेस्को जो है उस पे भी काम करता है। अब यूनेस्को का गठन कब हुआ है, तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का गठन हुआ है। और ये जो है यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है, जैसा कि आप बता चुके हैं हम आपको। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, पेरिस फ्रांस। पेरिस में सीन नदी के किनारे इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। अब सीन नदी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर किस नदी के किनारे है, तो इसलिए आपको याद रखना है। साइड में आप देख पा रहे होंगे ये लोगो बना हुआ है, तो ये यूनेस्को का लोगो है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, डायरेक्टर कौन है, तो वर्तमान में इसके डायरेक्टर जो हैं आंद्रे अजेलो। ये आपके आंद्रे अजेलो डायरेक्टर हैं, अध्यक्ष हैं इस संस्था के। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। तो क्वेश्चंस 3-4 टाइप के बनते हैं कि इसका गठन कब हुआ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है और ये कैसे काम करता है, उद्देश्य क्या है इसका, ठीक है, मिशन क्या है, या वर्तमान में पहले जो काम कर चुके हैं उसके बारे में पूछते हैं। तो यही क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कि आपको याद रखना है। अब डिप्टी डायरेक्टर कौन है वर्तमान में, तो जिन क्यू हैं आपके डिप्टी डायरेक्टर जनरल, जिन क्यू। अब जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो यूएनओ के अंतर्गत आता है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंतर्गत इसको रखा गया है, इसके अंतर्गत ये काम करता है यूनेस्को। तो ये आपकी महत्वपूर्ण जानकारी है, बेसिक जानकारी है। अब यहाँ आप इंट्रोडक्शन देखेंगे, तो इंट्रोडक्शन में जो पहले पेज में आपने देखा है लगभग वही सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ आप देखेंगे उसका हिंदी नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ये जो है यूनेस्को का हिंदी मतलब हिंदी शब्द है। अब इसका जन्म या गठन वही आपका 16 नवंबर 1945 को हुआ था। अब यूनेस्को में सदस्य कितने, ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है आपका। तो 195 आपके सदस्य हैं और 8 सहयोगी सदस्य हैं। यह सामान्य सम्मेलन और कार्यकारी बोर्ड द्वारा शासित होता है। संगठन में दुनिया भर में 50 से अधिक रीजनल ऑफिस हैं और इसका मुख्यालय पेरिस में है। तो रीजनल ऑफिस दुनिया भर में लगभग 50 जगह पर हैं। अब क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आपके 195 कंट्री जो है इसकी सदस्य हैं और 8 सहयोगी सदस्य हैं। तो लगभग आप देख पा रहे होंगे कि 203 इसके मेंबर हैं। अब 203 मेंबर के लिए
इन कम से कम जो है 50 रीजनल ऑफिस बनाए हैं और एक हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इनका पेरिस में है, सीन नदी के किनारे, फ्रांस आपका देश कहलाता है। यूनेस्को के उद्देश्य क्या हैं, तो उद्देश्य जो नाम आपने यूनेस्को पढ़ा है उसी में उसके उद्देश्य छुपे हैं, जैसे सभी प्राप्तकर्ताओं और छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षा, तो ये एजुकेशन पर काम कर रहा है, सतत विकास के लिए ज्ञान और नीति पर कार्य करना, सांस्कृतिक विविधता और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना, तो यहाँ पर सांस्कृतिक कल्चरल काम कर रहा है, विश्व में शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, सामाजिक और नैतिक संकल्प लेना, वैश्विक क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, सूचना और संचार के माध्यम से एक अच्छे समाज का निर्माण करना। तो यूएनओ के अंतर्गत ये काम कर रहा है और यूएनओ ने इसे ये जिम्मेदारियां दे रखी हैं कि आप शांति भी बनाए रखें, एक सूचना और संचार का काम करें, ध्यान केंद्रित करें वैश्विक क्षेत्रों पर, क्योंकि इसमें एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें इसी का काम है। तो जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो ये सारी चीज़ें समझते हैं, तो यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से ये चीज़ें यदि हम पूरे विश्व में फैलाएं तो वो सारी चीज़ें आसानी से फैल सकती हैं और एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। तो यही आपके यूनेस्को के क्या है उद्देश्य हैं। यूनेस्को का इतिहास क्या है, तो इतिहास से ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसके बाद कुछ ये ऐसी हलचलें हुई कि यूएनओ का निर्माण हुआ और उसके बाद एक यूएनओ के अंतर्गत लगभग 8 से 10 संस्थाएं बनी जिसमें आपकी यूनेस्को भी थी। अब यूएनओ हम देखते हैं 1944 में यूएनओ का गठन जो हुआ था, तो यूएनओ का काम था कि विश्व में शांति स्थापित करना और सभी देशों के बीच एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना ताकि आपसी जो रंजिश है, आपसी मनमुटाव या जो भी कमियां हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे जाके पूरी हो सकें। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था तब बनाया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका भी उद्देश्य यही था, लेकिन उसके बाद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसका उद्देश्य में वो अपनी चीज़ें पूरी नहीं कर पाए, इसलिए उसको विघटित करके एक नया संस्था बनाई गई थी जिसको यूएनओ कहा गया था। तो यूएनओ के अंतर्गत ही ये यूनेस्को बना। तो यूनेस्को की स्थापना विश्व युद्ध के जवाब में पैदा हुए जो नस्लवादी यहूदी विरोधी हिंसा थे उससे चिन्हित था। तो 70 साल बाद कई मुक्ति संघर्षों के बाद यूनेस्को का जनादेश पहले की तरह ही प्रासंगिक है, अभी भी इसी तरह का ये काम करता है और सांस्कृतिक विविधता पर जो हमला हो रहा और असहिष्णुता के नए रूप, वैज्ञानिक तथ्यों की अस्वीकृति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरे, शांति और मानव अधिकारों को चुनौती दे रहे हैं। तो जवाब में यूनेस्को का कर्तव्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के मानवतावादी मिशनों की पुष्टि करना है। तो 1945 के समय जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो चीज़ें हुई थी, नस्लवादी विरोधी हिंसा, ये सब मारकाट, बहुत सारे संगठन बने थे जो कि हिंसक संगठन थे, तो उन सब चीज़ों को न्यूट्रल करना था, वैलेंस करना था, ये सब काम, ये सब उद्देश्य लेके यूनेस्को का गठन किया गया था। तो इसको आपको याद रखना है। 1942 की शुरुआत में युद्ध के समय नाजी जर्मनी और उनकी सहयोगियों का सामना कर रहे यूरोपीय देशों की सरकारें शिक्षा के संबंध मंत्रियों के सम्मेलन के लिए यूनाइटेड किंगडम में मिली थी। तो ये जो है शिक्षा के संबंध में मंत्रियों का जो सम्मेलन था जिसे कैम कहते थे, उसी के प्रस्ताव पर जो है इसका गठन हुआ है। कब, यहाँ आप देख पा रहे हो, कैम के प्रस्ताव पर एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से 16 नवंबर 1945 तक लंदन में आयोजित किया गया था। तो उसी के बाद जो है यूनेस्को का गठन हुआ था। यूनेस्को का गठन मानव जाति के बौद्धिक और नैतिक एकजुटता के लिए स्थापित किया गया था। तो ये जो है इसका मोटा मोटा आप देख लें कि 1942 के बाद यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही इसकी कहानी गठित की गई थी, इसकी भूमिका लिखी गई थी कि क्या कैसे इसको करना है। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया, यूएनओ का गठन हुआ, उसके बाद यूनेस्को की स्थापना कर दी गई। कब कर दी गई? 16 नवंबर 1945 को।
अब यूनेस्को का मिशन क्या है? तो मिशन शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार, सूचना के माध्यम से शांति, संस्कृति, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास और अंतर सांस्कृतिक संवाद के निर्माण में योगदान देना है। क्योंकि यूनेस्को पूरे ग्लोबली काम कर रहा है, 195 इसके सदस्य हैं और 8 सहयोगी सदस्य हैं। इन देशों में ये काम कर रहा है, तो इन देशों में शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, सूचना, इन सारी चीज़ों पर वो काम कर सकता है, वहाँ की संस्कृति समझ सकता है और वहाँ की गरीबी उन्मूलन में जो है हेल्प कर सकता है। तो ये सारे काम, ये सारे विजन जो है यूनेस्को के हैं, ये से मिशन कहते हैं। और यूनेस्को साझा आदर्शों के सम्मान के आदर्श पर सभ्यता, संस्कृतियों और लोगों के बीच स्थितियां बनाता है। दुनिया इन स्थितियों के माध्यम से सतत विकास की वैश्विक आकांक्षाओं को प्राप्त कर सकती है। तो एक जो है दो देशों के बीच में जो है मीडियम का काम करता है, एक रोपवे बनाता है जहाँ से दोनों देश आपस में आके काम कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो ये जो है एक प्लेटफॉर्म कर रहा है, लोगों को कम्युनिकेट कर रहा है, लोगों को एकजुट करने का काम कर रहा है यूनेस्को। तो यही मिशन है जिसमें मानवाधिकार को बनाए रखना, एक दूसरे के लिए आपसी सम्मान, गरीबी को कम करना शामिल है। ये सारे जो हैं यूनेस्को के प्रमुख मिशन हैं। यूनेस्को के कार्य देखेंगे तो वही सारे कार्य हैं, जनसंचार के सभी साधनों के माध्यम से लोगों के बीच बौद्धिक सहयोग और आपसी समझ को क्या करना, प्रोत्साहित करना, ज्ञान को बनाए रखना, बढ़ाना, फैलाना, ये भी यूनेस्को का काम है। लोकप्रिय शिक्षा और संस्कृति के प्रसार को नई गति प्रदान करना, वैज्ञानिक अनुसंधान को, प्रशिक्षण को क्या करना, बढ़ावा देना। तो ये सारे काम है, चाहे आप मानव विकास देखें, चाहे आप जो है रिसोर्सेज देखें, बौद्धिक सहयोग देखें, संस्कृति प्रचार प्रसार देखें, नई नई खोजों को देखें, ये सारे जो हैं कार्य रहते हैं यूनेस्को के। तो यूनेस्को का मुख्य कार्य है पूरे विश्व में शांति स्थापित करना और लोगों को आगे ले जाना, आगे बढ़ाना, संस्कृति की रक्षा करना, शिक्षा को बढ़ावा देना और शिक्षा ज्ञान को फैलाना और उसके साथ साथ जो भी रिसर्च अनुसंधान है उनको बढ़ावा देना। ये सारे काम किसके हैं? यूनेस्को के हैं। अब कुछ यूनेस्को के अचीवमेंट हैं जो कि जब से ऑर्गेनाइजेशन बना तब से लेके अभी तक बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। जैसे 1952 में यूनिवर्सल कॉपीराइट्स कन्वेंशन किया था, जिसके बाद कॉपीराइट्स में बहुत सारे सुधार हुए हैं। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में कॉपीराइट्स आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति कोई चीज़ अच्छे से ऑडियो विजुअल करता है तो उसको उसका कॉपीराइट्स दिया जाता है ताकि कोई दूसरा व्यक्ति कॉपी ना कर सके। सर्न का निर्माण करना 1960 में अबू सिम्बल से लेके फिले तक न्यूबियन स्मारकों को बचाना। तो स्मारकों को बचाने की शुरुआत यहाँ से हुई थी और आज जो है यूनेस्को ने ढेर सारे स्मारकों को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है और उनका संरक्षण कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से। 1964 में अफ्रीका का सामान्य इतिहास इसके द्वारा सुधारा गया और उसमें बहुत सारी चीज़ें की गई। 1965 में प्रशांत सुनामी चेतावनी और समन प्रणाली लाई गई। 1971 में मानव और जीव मंडल कार्यक्रम पर कार्य किए। 1997 में मानव जीनोम और मानव अधिकारों पर बहुत सारी इसने घोषणा की। 2003 ये बहुत ही काम का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो अद्वितीय हो, ऐसी सांस्कृतिक विरासत जिसका कोई कॉपी ना किया जा सके, जिसकी कोई होड़ ना की जा सके, ऐसी संस्कृति, अद्वितीय संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा देने का काम किया गया था यूनेस्को के द्वारा 2003 से। तो भारत में लगभग अभी 13 ऐसी चीज़ों को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। इस पेज को शामिल किया है। नेक्स्ट पेज में आपको ये कौन कौन से प्लेस अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल हैं, विरासत में शामिल हैं, वो आपको देखने मिलेंगे। 2020 में वैश्विक शिक्षा गठबंधन का काम किया। तो ये सारे अचीवमेंट हैं यूनेस्को के, तो इनको आप जरूर देख लें। और ये है यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जिसे शामिल किया गया है। अब ऐसी चीज़ें जो यूनिक हैं, हमारी संस्कृति का पार्ट हैं और धरोहर का पार्ट हैं, तो उसको शामिल किया गया है। जैसे आप लास्ट वाला देखें उससे समझ लें। जैसे कुंभ के मेले, भारत में 4 जगहों पर कुंभ के मेले लगते हैं
और ये अद्वितीय एक मेला है या अद्वितीय सम्मेलन होता है जहाँ पूरे विश्व से करोड़ों में लोग आते हैं, हिंदू धर्म के खासकर करोड़ों में लोग आते हैं और वहाँ पर जो है नहाते हैं। तो उसे जो है यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। बताया गया है कि पूरे विश्व में ऐसी कहीं कोई कल्चरल गैदरिंग नहीं होती जहां इतनी बड़ी मात्रा में लोग पहुंचते हैं। तो ऐसे जो यूनिक चीज़ें होती हैं उसको यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करती है। जो अभी चल रही हैं या जो ख़त्म हो गई हैं कुछ संस्कृतियाँ, कुछ परंपराएं, तो उनको भी शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो यहाँ पर आपके ये कुछ नाम हैं, 13 चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हैं। जैसे वैदिक जप की परंपरा, इसको भी सांस्कृतिक धरोहर में विरासत में शामिल किया गया। रामलीला, रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन जो भारत में चलती हैं वो भी सांस्कृतिक विरासत है, अमूर्त है। फिर उसके बाद आप ये बहुत सारे नाम देखेंगे, एक बार जरूर पढ़ लेना। कुट्टायम सांस्कृतिक थिएटर, राममन गढ़वाल, हिमालय के धार्मिक त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान जो कि भारत में होते हैं वो भी अमूर्त सांस्कृतिक हैं हमारे यहाँ के। मुद्दियेट्टू अनुष्ठान थिएटर, केरल का नृत्य नाटक, कालबेलिया बहुत ही फेमस जो लोकगीत है राजस्थान के, इनको भी शामिल किया गया। छाऊ नृत्य जो कि आप देखेंगे बिहार झारखंड में होता है, छाऊ खासकर झारखंड में आता है और जिसे आप देखेंगे सेमी क्लासिकल डांस का भी दर्जा दिया गया है। लद्दाख का बौद्ध जप हिमालय के क्षेत्र में जो होता है। मणिपुर का संकीर्तन, पंजाब के ठटेरों द्वारा बनाए जाने वाले पीतल और तांबे के बर्तन। योग, ये भी एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। नवरोज, ये जो त्योहार होता है उसको शामिल किया गया और कुंभ के मेले। तो ये 13 सांस्कृतिक कल्चरल एक्टिविटी हैं हमारे भारत की जिन्हें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल किया गया है। यहाँ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल के बारे में बताया गया है कि कैसी चीज़ों को शामिल किया जाता है, कौन सी चीज़ें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं। तो इसको पढ़ लेना। अमूर्त संस्कृति किसी समुदाय, राष्ट्र आदि की वह निधि जो सदियों से उस समुदाय या राष्ट्र के अवचेतन को अभिभूत करते हुए निरंतर समृद्धि होती रहती है, उस चीज को जो है अमूर्त संस्कृति कहा जाता है। अद्वितीय संस्कृति, तो ये इसके बारे में आप एक बार पढ़ लेना। उसके बाद यूनेस्को के कितने अंग हैं, तो इसके 3 अंग हैं जिसका नेतृत्व महानिदेशक करता है। डायरेक्टर, जो जनरल डायरेक्टर होता है, अध्यक्ष होता है जो आंद्रे अजेलो हैं, वो जो हैं इसके महानिदेशक हैं। ये इन तीनों अंग के हेड हैं। अब ये 3 अंग, सामान्य सम्मेलन होता है, कार्यकारी बोर्ड होता है और सचिवालय होता है। यूनेस्को में धन के स्रोत, तो यूनेस्को के लिए फंडिंग कौन करता है, तो इसके जो सदस्य देश हैं वो इसके लिए फंडिंग करते हैं, बराबर मात्रा में नहीं करते। अब जैसे कि 195 सदस्य हैं और 8 सहयोगी सदस्य हैं, तो ये सभी देश बराबर फंडिंग नहीं करते। हर एक देश की जीडीपी अलग है, तो उसी जीडीपी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर फंडिंग की जाती है। जैसे अमेरिका सबसे ज़्यादा फंडिंग करता है, ब्रिटेन सबसे ज़्यादा फंडिंग करता है, तो कोई 20% फंडिंग कर रहा, कोई 1% फंडिंग कर रहा, कोई 0.5% फंडिंग कर रहा, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो फंडिंग नहीं भी करते हैं। तो ये ऐसे करके जो है पूरी फंडिंग होती है यूनेस्को के लिए। और पूरे 195 देशों में कहीं भी कोई विरासत सांस्कृतिक स्थल को यदि शामिल किया जाता है तो बराबर पैसा वहाँ खर्च किया जाता है रख रखाव के लिए। तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि इस देश से फंडिंग नहीं मिलती तो इस देश के सांस्कृतिक विरासत या आपके यूनेस्को वैज्ञानिक या आपकी एजुकेशनल चीज़ों को शामिल नहीं किया जाएगा। सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है और बराबर देखरेख की जाती है। अब ये हमारे भारत के 43 जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल स्थल हैं उनको यहाँ पर किया गया है। 35 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं, तो 35 और 7 42 और 1 आपका मिश्रित है। तो ये जो हैं आपके 43 प्लेस, यहाँ पर टोटल 43 प्लेस आप देख पा रहे होंगे 43।
तो ये 43 प्लेस यहाँ पर लिखे, कौन सा प्लेस कब शामिल हुआ है वो भी बताया गया है। यहाँ आप देखेंगे नंबरिंग है 20 और 15, ये 35 हो जाएंगे सांस्कृतिक, उसके बाद 7 यहाँ प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। तो इनको जरूर पढ़ लेना, कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा हैं, कहाँ पर कौन सा कब हुआ है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यदि आप अपने राज्य के तो पूरे ही करें, बाकी उसके अलावा फेमस आपको करने पड़ेंगे, जैसे आगरा हो गया, आगरा का ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, है ना, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, नालंदा विहार हो गया, अजंता एलोरा गुफाएं हो गई, धौलावीरा। तो इस टाइप के जो बहुत ही फेमस नाम है जो अक्सर आप सुनते पढ़ते रहते हैं, तो उनको ज़रूर पढ़ें। यहाँ आप जयपुर शहर देख पा रहे होंगे, शहर को शामिल किया गया है। उसके अलावा जो है रानी की बाव। अभी जो आप देखेंगे 43rd जो प्लेस था वो कौन सा था, असम। असम का कौन सा था, असम में आपने मोईदाम सुना होगा, मोईदाम को शामिल किया गया है। तो ये इस तरफ आप देख पा रहे होंगे, ये जो है 43 प्लेस 2024 में शामिल किया गया। मोईदाम अहोम राजवंश का टीला दफनाने की प्रणाली जिसे बोलते हैं, तो इनको पढ़ लें। उसके बाद आप देखेंगे कुछ IMP फैक्ट हैं यहाँ पर, जैसे पुराना अहमदाबाद यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में अधिकतम संख्या महाराष्ट्र में है। अजंता एलोरा, एलिफेंटा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, और ये जो है मुंबई की आकर्षण विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको, तो ये प्लेस शामिल हैं। ये आपको यहाँ इमेज दिख पा रहे होंगे, इन इमेजों से आप पहचान सकते हैं ये कुतुब मीनार है, ठीक है। तो इनसे आप, ये दिल्ली का इंडिया गेट है, तो ऐसे करके आप पहचान सकते हैं। और ये जो है आपके हेरिटेज प्लेस के इमेजेस हैं, यहाँ कुछ के नाम भी लिखे हुए हैं। तो ये यूनेस्को का वीडियो है, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।